So work function of a metal is defined as the minimum energy required by an electron to just escape from the metal surface so as to overcome the restraining force at the surface. मतलब क्या हुआ कि वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो हमें इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी ताकि वो मेटल के सरफेस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल के बाहर आ जाए, तो उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन है वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप टू जस्ट escape from metal surface so as to overcome the restraining force at the surface। तो ये कई बार एक या दो नंबर में ये डेफिनेशन आती है। और वर्क फंक्शन को बेटा किससे डिनोट करते हैं बता सकते हो आप? गुरजोत, कुमकुम, वर्क फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं बेटा? फाई से करते हैं सर शायद। बेटा फाई नॉट, फाई नॉट। हाँ। और ये फाई नॉट का फॉर्मूला निकल के आता है एच न्यू नॉट, जहां पे ये न्यू नॉट क्या है बेटा? ये है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। और एच क्या है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको क्लियर है गुरजोत। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है ना क्या होती है? यस। यस सर। चलो, उसके बाद ना फोटोन की प्रॉपर्टीज भी कई बार आती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन का कंसेप्ट किसने दिया था बेटा? फोटोन का कंसेप्ट हमारे को किसने दिया था? फोटोन का कंसेप्ट बता सकते हो आप? प्लैंक ने ही दिया था। प्लैंक ने हमें कहा था कि जो ये लाइट है वो किसकी बनी है? वो बंडल या पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी है जिनको फोटोन कहते हैं। मतलब लाइट के अंदर एक पार्टिकल है उसका जिसका नाम फोटोन रखा गया। अब फोटोन की प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट आ जाता है कि फोटोन जो है वो मूव करता है। फोटोन मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट और उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोटोन के पास एनर्जी होती है और एनर्जी उसकी एच न्यू के बराबर होती है। एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है उसकी, जिसको एच सी बाय लैम्डा से भी डिनोट किया जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी डाला था, इसमें न्यूमेरिकल था जिसके अंदर आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी। आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी, आपको एनर्जी दे दी गई थी, एच आपको प्लैंक कांस्टेंट पता है, सी की वैल्यू पता है। अगर आपको लैम्डा निकालना है तो लैम्डा की वैल्यू एच सी बाई ई से आप निकाल सकते थे। तो ये 2 नंबर में एक क्वेश्चन आया था आपको न्यूमेरिकल जिसमें ये फॉर्मूला लगना था। लैम्डा की यूनिट्स क्या होती हैं? लैम्डा की यूनिट्स क्या होंगी बेटा, कोई बता सकता है मुझे? लैम्डा क्या है? लैम्डा है क्या? सर वेवलेंथ। हाँ, रितिका बताएगी। रितिका, लैम्डा क्या है? कहाँ गई रितिका? रितिका, आवाज आ रही है आपको?
बोल ही नहीं रही रितिका, देखो। रितिका, आपको आवाज आ रही है बेटा? नहीं दस दी। चलो गुरजोत बताएगी फिर, रितिका नहीं बोलती तो। गुरजोत, यस सर। सर माइक ऑन मीटर। नहीं हो रहा। तो रितिका आप वैसे बता दो, मेरे को मैसेज करके बता दो, लैम्डा के यूनिट्स क्या होंगे? हाँ जी बेटा। हाँ जी गुरजोत, आप बताओ बेटा, लैम्डा के यूनिट्स। सर मीटर। मीटर, वेरी गुड। ऐसा यूनिट इसके मीटर होंगे मोस्टली। जो लैम्डा है ना, वो मापी जाती है बेटा आंगस्ट्रॉम में। ज्यादातर पेपर में आंगस्ट्रॉम में दे दी जाती है, हमें आंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना होता है। आंगस्ट्रॉम और मीटर का क्या रिलेशन है, बताएगा कोई मुझे? आंगस्ट्रॉम और मीटर का रिलेशन, एनी वन ऑफ यू? कुमकुम? सर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। उल्टा हो गया। 1 अच्छा आंगस्ट्रॉम इज सर। इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है सर। ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में ना बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये छोटे क्वेश्चन इसी में बनते हैं, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे ही होता है। सब कुछ आसान होगा, फॉर्मूला आसान होगा, सिर्फ यूनिट्स कन्वर्जन आएंगी। ठीक हो गया? चलो, अभी मैं साथ के साथ मैंने एक्यूरेट की बुक भी देख रहा हूं मैं। उसके अंदर जैसे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है जैसे स्टेट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो एक क्वेश्चन ये कई बार आता है हमारा, इंपॉर्टेंट भी हमने लिखा हुआ है इसको। क्वेश्चन है स्टेट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बता सकता है कोई मुझे? हाँ जी, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कौन बोलेगा? दीक्षा बताएगी। दीक्षा आ गई? आवाज आ रही है बेटा? दीक्षा? यस सर। हाँ बेटा। बात चल रही है, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम 7th यूनिट के, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज। इसको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कह देते हैं। तो आइंस्टाइन के लॉ हैं ये, क्या क्या है बताओ? हाँ जी। पहला लॉ ये कहता है, चलो सुन लो अब ध्यान से, सारों को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। वेरी गुड, ठीक है, रितिका ने सही आंसर भेजा है। सबसे पहला लॉ ये कहता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, एक मिनट बेटा एडमिट कर लूं, 2 जने और आगे। चलो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड is directly proportional to intensity of इंसिडेंट लाइट। पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरा क्या कहता है कि भाई फॉर अ गिवन मटेरियल देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन below which no emission of photoelectrons takes place and this frequency is known as threshold frequency। ठीक है, हिंदी में मतलब क्या हुआ कि भाई एक गिवन मटेरियल के लिए एक सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे उधर कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता। मतलब उस फ्रीक्वेंसी से नीचे फ्रीक्वेंसी की लाइट आप उस मटेरियल पे गिरते रहो, उस लाइट के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा पाए। और वो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी
जिसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां से थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी की एक डेफिनेशन बनती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which there is no photoelectric effect and that frequency is required for a photoelectric emission। बात समझ आई सबको बेटा? बोला करो कुछ बेटा, यस नो। Yes, sir. For a given material there is a certain minimum frequency of incident radiation below which there is no photoelectric effect and this frequency is known as threshold frequency। ठीक हो गया जी? तो ये हमारा था दूसरा। तीसरा क्या था? तीसरा था ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब तभी के तभी हो जाएगा। अगर होना है तो तभी हो जाएगा, नहीं होना तो आप जितनी देर मर्जी लाइट को इंसिडेंट करते रहो मटेरियल पे, वो नहीं होगी। द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। क्लियर है बेटा? Yes, बात क्लियर? sir. अब एक बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, मैं जब समझा रहा हूँ ना तो मैं ना लिखने में ना कुछ कीवर्ड्स ही यूज कर रहा हूँ, मैं पूरी डिटेल में नहीं लिख रहा। काइंडली आपने इन चीजों को जो मैं बता रहा हूँ ना इसको समझने के लिए यूज करना। जैसे मैंने लिखा प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, आपने वहां पे ये नहीं लिख के आना सिर्फ प्रोसेस इंस्टेंटेनियस। द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। दीक्षा समझ आई मेरी बात? दिव्या? बात समझ आई मेरी? मैंने क्या बोला Yes, बेटा आप sir. सबको कि मतलब मैं सिर्फ अभी Yes, इधर sir. समझा रहा हूं, आपका जो आंसर है ना वो आपको क्लैरिटी में लिखना है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे ना तो नंबर कम मिलते हैं, ठीक है ना? ये मत सोचना कि सर ने ये लिखा था तो मैं भी सीधा लिखाऊंगी प्रोसेस इज इंस्टेंट, नहीं, पूरी लाइन लिखना बेटा काइंडली, ठीक है? तो उसके लिए आप नोट्स पढ़ना, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? Okay, sir. चलो, और एक चौथा और है जिसमें क्या कहते हैं, जो आपकी एनर्जी का जो फोटोन उसके ऊपर गिरता है, वो एनर्जी दो चीजों में यूज होती है। एक तो वो क्या करती है, वो वर्क फंक्शन प्रोवाइड करती है, प्लस काइनेटिक एनर्जी देती है आपके इलेक्ट्रॉन को। तो जो आप एनर्जी ऑफ फोटोन जो है उसको एच न्यू है, ये दो में यूज होती है, एक तो वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में खर्च होती है, ठीक है ना? तो ये है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज। क्लियर हो गया? Yes, sir. फिर एक क्वेश्चन सामने आ रहा है, अभी मैंने डिस्कस कर लिया था, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं जो नए बच्चे आए हैं। डिफाइन व्हाट इज फोटोन, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई ये फोटोन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज लिखो। तो फोटोन क्या है? फोटोन इज पैकेट ऑफ एनर्जी और क्वांटम ऑफ एनर्जी विच मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, या लाइट इज मेड अप ऑफ, ऐसे लिख सकते हो आप। टाइनी पैकेट्स और बंडल ऑफ एनर्जी known as photon।
ठीक है ना। तो लाइट जो है वो टाइनी पैकेट्स या बंडल ऑफ एनर्जी की बनी होती है, जिनको फोटोन का नाम दिया जाता है। दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो फोटोन है ये पार्टिकल है और ये स्पीड ऑफ लाइट से ही चलता है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी, फिर बता देता हूं। ये पहली प्रॉपर्टी तो वही है, इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसके पास एनर्जी होती है, और एनर्जी इसकी कैसे दी जा सकती है, बाय द फॉर्मूला। पहला तो है इसकी स्पीड का, फिर है इसकी एनर्जी का, फिर है हमारे पास फोटोन्स ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। फोटोन्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होते हैं, ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट होते हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो ये 2 या 3 नंबर में आएगा, तो आप 5 से 6 प्रॉपर्टीज लिख दोगे, दोज विल बी इनफ। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है ना। यही क्वेश्चन बारी बारी आते हैं, जैसे आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ जाती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगला एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जो मेन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आइंस्टाइन वाले पे ज्यादा आता है। कहता है एक्सप्लेन लॉज ऑफ फोटो एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये ज्यादातर आता है, एक्सप्लेन दी on the basis of Einstein's photoelectric equation। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था? आइंस्टाइन ने कहा था द एनर्जी ऑफ अ फोटोन विल बी यूटिलाइज्ड इन 2 ways, one in the spending the work function, and rest amount of energy will be given as a kinetic energy of the photon। तो ये थी, अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना चाहो तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और एच कॉमन आ गया तो न्यू माइनस न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर। वी कौन सी है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लैरिटी है बेटा यहां तक? यस सर। तो ये आ गया हमारे पास। फिर वही, अगर आपके पास इसके बाद आपकी ना एक्सप्लेनेशन थी, आपके नोट्स में भी दी हुई है। पहली एक्सप्लेनेशन, पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि अगर सपोज करो जो न्यू है वो लेस देन न्यू नॉट है, तो पहला पॉइंट क्या, एक्सप्लेनेशन देना, एक्सप्लेन करना है। तो न्यू इज लेस देन न्यू टू नॉट, अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं है। इसका मतलब अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है, मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तब क्या होगा, देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब आपके फोटोन के पास इतनी एनर्जी ही नहीं होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाए। अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा कि जो आपका फोटोन है वो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाता है। ठीक है जी। तो दैट मींस नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। तो हायर द इंटेंसिटी, हायर विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या लाइट, आपकी फ्रीक्वेंसी ओके है, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा,
काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ने वाली इलेक्ट्रॉन्स के पास, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट हो रहे हैं उसका नंबर बढ़ जाएगा इंटेंसिटी बढ़ाने से। ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। क्लैरिटी होगी यहां तक? हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस सर। चलो, यस सर। फिर क्वेश्चन। और ग्राफ कई बार आ सकता है। ग्राफ मतलब अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो आपके पास एक ग्राफ बना देता हूं मैं। ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, हम इधर करंट प्लॉट करते हैं, इधर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल प्लॉट करते हैं, पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो आप अगर इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो आप क्या देखोगे कि अगर आपके पास इंटेंसिटी सेम है, ये देखो ये दो ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये दो लाइनें आ रही हैं हमारे पास बेटा, ये रही फर्स्ट लाइन और ये रही सेकंड लाइन। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो सैचुरेशन करंट है इसकी वैल्यू सेम है। इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। तो मेरे को बता सकते हो ये 1 नंबर लाइन और 2 नंबर लाइन में क्या फर्क नजर आ रहा है? ये V01 है, ये V02 है। कोई बता सकता है इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो करंट, ये हमने जो ग्राफ बनाया ये दो डिफरेंट इंसिडेंट लाइट्स के लिए बनाया है। दोनों में सैचुरेशन करंट बराबर है, इससे क्या पता लग रहा है हमें? कुमकुम क्या पता लग रहा है बेटा, कुछ कह सकते हैं हम इस पे कि नहीं? दिव्या, गुरजोत, एनीवन एल्स? बेटा जो सैचुरेशन करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है वो? अगर सैचुरेशन करंट सेम है तो इसका मतलब इन दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी सेम है। ये क्या है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। दोनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट है, और ज्यादा किसकी है, ज्यादा ये रही V02। इसका मतलब ये अगर फ्रीक्वेंसी न्यू 0 है, इसके वाले की न्यू 1 है, और न्यू 2 जो है वो न्यू 1 से बड़ी है। इसका मतलब सेकंड वाली की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसीलिए उसको, उसके पास एनर्जी ज्यादा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली ज्यादा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुई बात मेरी? यस सर। ऐसा ही एक और ग्राफ बन यस सकता है, सर। एक और ग्राफ बनाते हैं हम। इधर फिर से वही हो गया पोटेंशियल, और इस ग्राफ में इधर हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमारे पास, अब ये ग्राफ बन गया बेटा, ठीक है। अब इस ग्राफ में ये आ गया V0 नेगेटिव। अब मुझे बता सकते हो ये इसमें क्या नजर आ रहा है, आपको क्या पता लग रहा है? ये I1, ये I2 और ये I3। हाँ जी, एनी वन ऑफ यू क्या बता सकते हैं इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है हमें?
क्या पता लग रहा है बेटा हमें? आवाज आ रही है मेरी? चुप कर जाते, पता नहीं लग रहा। अशनूर, अशनूर, यस सर, आ रही है। आ रही है? ये वाला ग्राफ बेटा आपको क्या बता रहा है, देखो अब आप ध्यान से सुनना। जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो ये बताती है कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा। अब इन तीनों में से करंट कौन सा ज्यादा नजर आ रहा है आपको? देखो करंट ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इन तीनों में से बड़ा कौन सा है? I1 बड़ा, I2, I3? I3 बड़ा है बेटा I2 से, I2 बड़ा है I1 से। इसका मतलब जो ये फर्स्ट ऊपर सबसे ऊपर वाली है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद वाले की इंटेंसिटी कम, और सबसे नीचे वाले की इंटेंसिटी उससे कम। क्लैरिटी हुई? यस सर। और यस इधर सर। आकर के देखते हो जब आप, तो इधर क्या हो रहा है, V नॉट तीनों का बराबर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है बेटा? फ्रीक्वेंसी पे। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर है तो तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका मतलब ये तीनों जो फोटो इलेक्ट्रिक लाइट्स होंगी, ये तीनों इंसिडेंट लाइट्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, इंटेंसिटी अलग अलग होगी। और इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? 3 नंबर वाले की, क्योंकि 3 नंबर का करंट सबसे बड़ा है, फिर 2 नंबर वाले का उससे कम है, और 1 नंबर वाले का उससे कम है। ये ग्राफ आपको ये बता रहा है। हुआ कुछ क्लैरिटी? यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद एंड का एक, ये सारे आपको पढ़ने हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ने लेना आपने। फिर फेलियर भी आता है कई बारी। फेलियर ऑफ, मतलब फेलियर ऑफ वेव थ्योरी 2 नंबर में कई बार आ जाता है कि भाई वेव थ्योरी फेल कहाँ हुई। तो वेव थ्योरी के हिसाब से ये यहाँ पे ही गड़बड़ थी। वेव थ्योरी के हिसाब से जो इंटेंसिटी होती है ना बेटा, उसके हिसाब से ना, वेव थ्योरी के हिसाब से एनर्जी कौन डिसाइड कर रहा है? इंटेंसिटी। जबकि यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी? फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी। और क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट हो जाएगा, बेशक आपका फ्रीक्वेंसी कम भी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमेशा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही होता है। ठीक हो गया। और कई जगह, कहीं किसी मेटल सरफेस के किसी जगह से इलेक्ट्रॉन निकल आता है, किसी से नहीं निकलता, ये भी वो चीज नहीं समझा पाए। और ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, होगी तो तभी हो जाएगी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। कितना टाइम लगता है? 10⁻⁹ जबकि वेव थ्योरी कहती है वेव जो है आकर के एनर्जी देती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, और फिर थोड़ी देर बाद भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वेव थ्योरी ये चीज समझा नहीं पाई। चलो, फिर एक आखिरी वाला इसमें टॉपिक की बात करते हैं, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें यह समझाया कि जो ये लाइट है, इसके पास ड्यूल नेचर है। ये एक वेव तो है ही है, ये एक मैटर की तरह बिहेव कर रही है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट एक मैटर की तरह बिहेव करती है। तो डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे। डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई जो पूरा यूनिवर्स है उसमें सिमेट्री है, तो जो अगर लाइट, अगर रेडिएशन मैटर की तरह बिहेव करता है, तो मैटर भी, उन्होंने कहा, रेडिएशन की तरह बिहेव करेगा। और उन्होंने मैटर वेव की बात की। उन्होंने कहा हर मैटर, मूविंग मैटर के साथ एक रेडिएशन एसोसिएटेड होगी, जिसको मैटर वेव कहा। और उसकी डी ब्रॉगली वेव कहते हैं उसको, डी ब्रॉगली वेव, और उसकी वेवलेंथ होती है h/mv। तो इसकी डेरिवेशन भी आ जाती है कई बार। तो डेरिवेशन में कैसे है? एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू होती है। और आइंस्टाइन ने कहा मास एनर्जी रिलेशन जो होता है वो होता है mc²। तो जब इन दोनों को इक्वेट किया जाएगा, तो एच न्यू इज इक्वल टू mc² आ जाएगा। यहां से m h/c² आएगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन निकाला जाए, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m × v।
ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे p मास की वैल्यू, अगर m की वैल्यू यहां से यूज करो h न्यू बाय c स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ फोटोन क्या होता है, c होता है, तो c से c कैंसिल हो गया, h न्यू बाय c आ गया हमारे पास, और h बाय c बाय न्यू। तो c बाय न्यू क्या होता है, ये होती है वेवलेंथ लैम्डा। तो p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, जो कि h बाय mv हो जाता है। तो किसी भी मैटर के साथ जुड़ी हुई अगर आपने वेवलेंथ निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, h बाय एम वी। तो ये है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो ये थी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। क्लैरिटी है बेटा? यस सर। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ अगर आप निकालना चाहो एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको इतने वोल्ट पे हमने एक्सेलरेट कर दिया। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, लैम्डा का एक और फॉर्मूला होता है 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। ये लैम्डा आता है आंगस्ट्रॉम में। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब आपको ये कहा जाएगा कि हमने इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट पे एक्सेलरेट कर दिया, मतलब इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचा चला आएगा, तो उस समय कितनी वेवलेंथ उसकी बनेगी। तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला बनता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। यहाँ पे वी क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। ठीक है जी। तो ये कई बार 1-2 नंबर में जो क्वेश्चन आता है उसमें काम आता है। क्लैरिटी है बेटा ये? यस सर। तो ये है आपके पास, विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक, रेड और वायलेट, बताओ। क्वेश्चन आता है कई बार, बताओ। विच इज मोर एनर्जेटिक, रेड और वायलेट? एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको? फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला, दिव्या, अशनूर? एच सी बाय लैम्डा। बिल्कुल एच सी बाय लैम्डा, या एच न्यू। यस बिल्कुल सर। एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू की वैल्यू सी बाय लैम्डा भी होती है। ठीक है, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा, जो मर्जी लिख दो, दोनों बातें सेम है। ठीक हो गया? तो आप एनर्जी लिख सकते हो एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। अब मुझे बता सकते हो इसका मतलब एनर्जी जो है वो लैम्डा के इनवर्सली, देखो एच भी एक कांस्टेंट है और सी भी एक कांस्टेंट है, इसका मतलब दैट इज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना? लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बताओ लैम्डा किसका बड़ा होता है, रेड का या वायलेट का? रेड का। रेड रेड का। का। हाँ, लैम्डा इज ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वायलेट, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा रेड का बड़ा तो एनर्जी किसकी बड़ी हुई, वायलेट की। वायलेट। जिसका लैम्डा बड़ा है कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी एनर्जी कम है। तो एनर्जी ऑफ वायलेट फोटोन इज मोर देन एनर्जी ऑफ रेड फोटोन। ठीक रेड। है ना? तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको ध्यान करना है, ग्रीन और ब्लू के बीच में आ जाए तो विव और याद करो। नीचे क्या हो रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है ना? लैम्डा बढ़ता जा रहा है ना? यस। ग्रीन ये रहा, ब्लू ये रहा। ब्लू का लैम्डा छोटा और ग्रीन का लैम्डा बड़ा, है ना? यस सर। एनर्जी किसकी ज्यादा फिर? ब्लू वाले की। ब्लू वाले की, ग्रीन से। बस, जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, ये ध्यान रखना है आपने। क्लैरिटी है यहां तक? यस सर। सर। क्वेश्चन एक और पूछता हूं मैं, इट इज इजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसेंसिटिव सरफेस सोडियम देन फ्रॉम कॉपर विच हैज हायर वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहता है सोडियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कॉपर के मुकाबले, किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी?
सोडियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कॉपर से, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की या कॉपर की? जिसके सरफेस से निकालना मुश्किल है बेटा, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि मुश्किल का मतलब उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, है ना? तो जिसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए। इसका मतलब कॉपर की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि कॉपर के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है सोडियम से। क्या बोल रहा है वो, सोडियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कॉपर के मुकाबले। इसका मतलब सोडियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी छोटी होगी और कॉपर की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। आई बात समझ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये हैं आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हमने 7th के। अभी उसके बाद फिर कल ऐसा करेंगे हम 8th के करेंगे अब, है ना? Okay, कल sir. की ऑनलाइन क्लास में। कल दिन में तो आपने 7th 8th 9th पढ़ के आना है अच्छे से। कल बड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम क्लास में, 2-2 नंबर वाले छोटे यहाँ पे डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है ना? ओके। Okay, sir. काइंडली Okay, 7th sir. 8th और 9th तीनों पढ़ के आना है अच्छे से, ओके। और शाम को थोड़ा टाइम से ज्वाइन किया करो क्लास, ताकि टाइम उतना ही होता है मेरे पास भी, तो सारे लगा सको, हैं? बाकियों को भी प्लीज कहना, ओके। Okay, sir. चलो कल क्लास में मिलते हैं, 7th 8th 9th तीनों यूनिट पढ़ के आने हैं अच्छे से। Okay, बुक sir. ले आना बेटा कल एक आपकी एक्यूरेट की प्लीज। Okay, sir. ले आएंगे। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके।